अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम परागकण के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि परागकण से होने वाली कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि परागकण के फ़ायदे क्या होते हैं। अभी हमने नुकसान देखे थे, लेकिन परागकण के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर में। तो यहाँ पर लिखा है कि परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। परागकण क्या होते हैं? पोषणों से भरपूर होते हैं। पोषण यानी कि हमारे शरीर को जो चीज़ अच्छा बनाए उस चीज़ को बोलते हैं पोषण। तो परागकण जो होते हैं वो पोषणों से भरपूर होते हैं। अब हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां यानी कि पराग टैबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। यानी कि हाल ही के वर्षों में, यानी कि कुछ ही वर्षों के दौरान, 1 2 4 5 3 4 साल में जो परागकण होते हैं उन्हें आहार संपूरकों के रूप में लिया जाने लग गया है। आहार संपूरक का क्या मतलब होता है? आहार मतलब खाना, और संपूरक मतलब कि हमारे खाने को जो और अच्छा बनाए, हमारे खाने को जो पूरा बनाए, यानी और फायदेमंद बनाए, उसको कहते हैं आहार संपूरक। यानी कि अपने खाने को पूरा करने वाला, उसको कहते हैं आहार संपूरक। यानी कि और ज़्यादा हमें सेहत अता करने वाला, तो उसको बोलेंगे आहार संपूरक। तो हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में परागकण की जो गोलियां आने लग गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं पराग टैबलेट्स। तो इनके लेने का, तो परागकण को आहार संपूरक के रूप में लेने का प्रचलन, यानी कि फैशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। कैसे लेते हैं इनको? परागकण की गोलियां आती हैं या परागकण की टैबलेट्स आती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के अंदर में कि परागकण की ये गोलियां हैं। बी पोलन जिसको बोल रहे हैं, बी मतलब मधुमक्खी और पोलन मतलब परागकण, इंग्लैंड से बनाई गई है। और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्या है? ये है टैबलेट्स। ये क्या होती है? टैबलेट। जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट होती है, वैसे ये भी टैबलेट है, और यहाँ पर हमें दिख सकती है ऐसे करके, ये दिख रही है। ठीक है, तो इसका प्रचलन बढ़ गया है। ये एक फ़ायदा हो रहा है कि आहार संपूरक के रूप में हम इसको ले सकते हैं। फिर पश्चिमी जो देश होते हैं उसमें भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाज़ारों में उपलब्ध हैं। बाज़ारों में क्या है? उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम के जो देश हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? भारी मात्रा में पराग के उत्पाद हो रहे हैं। पराग के क्या हो रहे हैं? उत्पाद का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना। यानी कि मान लीजिए किसी की दुकान है, समोसे की दुकान है, तो वो समोसा बना रहा है, तो उसको बोलेंगे वो समोसे का उत्पाद कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्पाद कर रहा है। वैसे ही अगर कोई पराग से बनी हुई चीज़ें बना रहा है तो हम बोल देंगे कि वो पराग का उत्पाद कर रहा है। सिंपल सी बात है। कोई फेयर एंड लवली क्रीम बना रहा है, क्रीम का उत्पाद कर रहा है, तो हम बोल देंगे क्रीम का उत्पाद कर रहा है। ठीक है, उत्पाद समझ में है। तो पराग का उत्पाद हो रहा है। अब वो क्या क्या बना रहे हैं? गोलियां बना रहे हैं, पराग गोलियां, टैबलेट्स अभी हमने पढ़ा। और पराग के सिरप भी आने लग गए। गोलियां तो गोलियां, सिरप भी आने लग गए। खांसी की सिरप नहीं, ये पराग की सिरप है। तो इसके रूप में बाज़ारों में ये उपलब्ध हो चुके हैं। कहाँ पर? पश्चिमी देशों के अंदर में। अब ये पश्चिमी देश कौन से होते हैं? जो हमारे अमेरिका होता है ना, अमेरिका, रशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब जो होते हैं वो पश्चिमी देश होते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। तो जो पश्चिमी देश हैं, तो यहाँ पर अपना दिख रहा है हमको, ये हमारा भारत है, इंडिया है हमारा। इंडिया में क्या हो रहा है, हमें इसको दिशाएं भी याद रखनी है। ऐसी अगर हम लाइन खींचें इंडिया से, अगर हम लाइन खींचें तो इस तरफ से हो जाएगा ईस्ट,
यानी कि पूर्व, ईस्ट को बोलते हैं EAST ईस्ट, फिर इसको बोल देंगे वेस्ट। ऊपर वाले को बोल देंगे नॉर्थ, जम्मू कश्मीर के साथ साइड, और साउथ बोल देंगे नीचे वाली तरफ को। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम में जो जो देश आ रहे हैं, जैसे हो गया अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, फिर इधर पे यूरोप वगैरह आ गए, ग्रीनलैंड, रशिया वगैरह। तो ये सब जो हो गई वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी कि पश्चिमी देश। ये जितने भी पश्चिमी देश हैं उसके अंदर में क्या हो रहा है? गोलियों और सिरप के रूप में पराग कण उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पराग खपत का यह दावा है कि पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी कि धावक दौड़ने वाले घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है, की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। और इसका चित्र दिया है 2.6 में। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब पराग की हमने बनाई टैबलेट और सिरप बनाया, ठीक है, अब इसका सिरप बनाया, टैबलेट बनाया, तो जाहिर सी बात है फ्रिज में सजा के रखे के तो नहीं, है ना, फ्रिज में सजा के रखने के लिए तो नहीं बनाया है, जाहिर सी बात है दुकान में बेचने के लिए बनाया है। तो जब दुकान में बेचा, लोगों ने ख़रीदा, तो उसकी खपत हुई, है ना। खपत मतलब जैसे किसी ने समोसे की फैक्ट्री खोली या बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोली, अब लोग उसको खा रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है बिस्किट की खपत हो रही है। तो वैसे पराग की गोलियां बनी, टैबलेट्स बनी, तो उसकी खपत हो रही है, वो लोग खा रहे हैं तो उसकी खपत हो रही है। अब ये जो इसकी खपत हुई, तो उसका ये दावा निकला, यानी कि उन लोगों ने रिसर्च करी कि यह जो होती है ना, ये जो पराग टैबलेट है, पराग सिरप है, वो किसके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है? ये खिलाड़ी जो होते हैं, खेल के मैदान में जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना, एथलीट्स, जैसे दौड़ने वाले खिलाड़ी हो गए, भाला फेंकने वाले हो गए, बहुत सारे बैट बॉल खेलने वाले हो गए, फुटबॉल खेलने वाले हो गए, तो ये सारे खिलाड़ी हो गए। और जो घोड़े जो होते हैं, रेस के घोड़े होते हैं ना, रेसिंग होती है, घोड़ों की रेसिंग होती है ना, उसको बोलते हैं धावक। धावक मतलब दौड़ने वाले, अश्व मतलब घोड़े। तो रेसिंग में जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं, हमने देखी होगी रेसिंग करते हुए घोड़े, उसमें लोग बैठते हैं और रेसिंग लड़ाते हैं। तो ये खिलाड़ी और ये धावक अश्वों को भी ये परागकण खिलाए गए। तो उससे उनका क्या हुआ? उससे उनका क्या फ़ायदा हुआ? उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि हो गई। कार्य दक्षता में वृद्धि हो गई। कार्य दक्षता का मतलब हो गया परफॉर्मेंस, यानी कि जो खेल के दिन जब उनको परफॉर्मेंस करना था अपना, जो जो भी उनको खेल खेलना था, उसमें उनकी बढ़ोतरी हुई, यानी कि उसमें उनका फ़ायदा हुआ, उनके अंदर में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा आ गई, ऐसे करके कुछ तो भी। तो उनकी कार्य दक्षता में, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो गई। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। फिर चित्र 2.6 के अंदर हमने देख लिया कि पोलन के उत्पाद। चित्र 2.6 में देख रहे हैं हम पोलन के उत्पाद। सबसे पहले आ जाते हैं वही पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन प्रोडक्ट्स तो सबसे पहले आ रही है हमारे पास दुकान के अंदर में 5 रुपए की बिकने वाली पोलन की क्रीम। 5 रुपए की नहीं है, कुछ महंगी होती है। तो पहली तो आ गई क्रीम। उसके बाद आ गई एनर्जी शेक, यानी कि किसी को थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं तो एनर्जी शेक पी लीजिए, परागकण वाला। फिर उसके बाद क्या आ गया? ये परागकण की बॉटल में आ गया सिरप। सिरप आ गया। और यहाँ पर ये हमारी प्यारी सी मधुमक्खी बैठी हुई है, इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो काट देगी। और ये हमारी आ गई टैबलेट्स। जैसे कि हमने पहले देखा था, 30 पत्तियाँ हैं, 1 महीने के लिए एक एक खाते रहिए, दिन में एक बार। और यहाँ पर लिखा है नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टाइनी गोल्डन पॉट्स, अ नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज, नेट वेट 45 ऑज। और इसको खा सकते हैं हम 30 डेज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में आया तो हमें मालूम होना चाहिए ये जो प्रोडक्ट है ये किस चीज़ से बना हुआ है? परागकण से बना हुआ है ये टैबलेट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया कि परागकण के फ़ायदे। जो परागकण होता है, परागकण के फ़ायदे देख लिए।
परागकण के फायदे देखे हमने। तो परागकण के फायदे क्या है कि परागकण को हम ले रहे हैं आहार संपूरक में, आहार संपूरक में। ये हमने पढ़ा कि आहार को पूरा करने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, हम ये जो पराग के उत्पाद हो रहे हैं, पराग के जो उत्पाद हो रहा है, पराग उत्पाद, जो पराग का उत्पाद हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ज़्यादातर पश्चिमी देशों में। कौन से देश में हो रहा है, पश्चिमी देशों में हो रहा है। यानी कि पश्चिमी देशों में पराग बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं। और ये लोग क्या बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं पराग टैबलेट बना रहे हैं, पराग की गोलियां बना रहे हैं, गोलियां जिससे मारते नहीं है, जिसको खाते हैं वो वाली गोलियां हैं। गोलियों को क्या बोलते हैं, टैबलेट गोलियां बना रहे हैं, पराग की गोलियां बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, पराग का सिरप, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये पराग का सिरप और ये गोलियां बना दी, और जाहिर सी बात है इसने ये इन लोगों ने बेचा दुकान के ऊपर। तो जब पराग की खपत हुई, पराग उत्पाद की क्या हुई, खपत हुई। जब खपत हुई तो ये पता चला, क्या पता चला कि ये एक तो खिलाड़ियों की और किसकी, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, यानी कि धावक अश्वों की, अश्व मतलब घोड़े, जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उनकी क्या करता है ये, उन सब की ये बना देता है, कार्य दक्षता को बढ़ा देता है। ये क्या कर देता है, कार्य दक्षता को ये बढ़ा देता है, ठीक है। ये जो पराग के जो उत्पाद हैं, जैसे कि सिरप हो गया, गोलियां हो गई, कार्य दक्षता यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, कार्य करने की क्षमता है, उसको ये बढ़ा देता है। अब इसके बाद हमने चित्र भी देखा था, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब लिखा है कि परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता यानी कि अंकुर क्षमता, जीवन क्षमता का ही दूसरा नाम क्या हो गया, अंकुर क्षमता खोने से पहले, अपनी जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं, तो यहाँ पर ये एक कहानी टाइप की बता रहे हैं कि जब परागकण क्या होते हैं, परागकण जब झड़ रहे होते हैं, जब परागकण झड़ते हैं तो फिर उनकी एक जीवन जीने की क्षमता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई सी हमारी घर के अंदर में गाड़ी होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई किसी की स्कूटी है, तो स्कूटी में हम डलाते हैं पेट्रोल, कार में पेट्रोल डीजल वगैरह डलाते हैं। अब हमने मान ली 200 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डलाया, तो अगर हम 2 लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो मान लीजिए हमारी गाड़ी कितनी चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, एग्ज़ाम्पल के लिए बताया जा रहा है। तो हमने 2 लीटर पेट्रोल डलाया तो 2 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी। तो जब तक 2 किलोमीटर हो जाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। यानी कि उसकी जो जीवन क्षमता है, पेट्रोल की क्षमता है, वो ख़त्म हो गई, है ना। वैसे ही जो हमारा परागकण होता है, तो परागकण क्या होता है, वो निकलता है सफ़र पे, हमें मालूम है वो सफ़र पे निकलता है। जैसे मैं यहाँ पर बना के भी बता देता हूँ कि यहाँ पर है हमारा, मान लीजिए ये परागकण लगे हुए हैं, परागकोश है, और परागकोश को निकल के
परागकोश से जो परागकण हैं वो निकलेंगे और जाएंगे वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। यहाँ पर वर्तिकाग्र पे आके गिर जाएंगे और यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर जो मादा युग्मक बैठी हुई है उससे जाके इनको मिलना है। उससे जाके क्या करना है, इनको मिलना है। तो जैसे कि गाड़ी में अगर हम पेट्रोल डलाते हैं तो उसकी भी कोई क्षमता होती है, यानी कि कुछ समय तक वो चलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। वैसे ही जो परागकण होते हैं उसकी भी जीवन की एक क्षमता होती है। उसकी भी क्या होती है, जीवन की एक क्षमता होती है। उस जीवन की क्षमता को और क्या बोलते हैं, अंकुर क्षमता बोलते हैं। अंकुर क्षमता होते हैं, यानी कि परागकण जो होते हैं उसमें से वो कब तक जिंदा रह सकता है निषेचन करने के लिए, उसको बोलते हैं उसकी जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अंकुर क्षमता खत्म हो गई या जीवन क्षमता उसकी खत्म हो गई तो चाहे भले ही वो वर्तिकाग्र पे आ जाए तो लेकिन कैसा होगा, वो मरा हुआ होगा। मरा हुआ होगा, अगर मरा हुआ होगा उसके पास जान ही नहीं होगी, जीवन ही नहीं होगा, तो फिर वो निषेचन कैसे कर पाएगा, वो निषेचन कर ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए जब परागकण को अगर यहाँ पर अपने वर्तिकाग्र पे गिरना है तो कब तक गिरना पड़ेगा, जब तक उसके पास उसकी जीवन क्षमता है तब तक वो गिरा तो वो तो निषेचन कर लेगा। लेकिन अगर जीवन क्षमता खत्म हो गई यानी कि वो मर गया तो फिर वो निषेचन नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर ये वो वाली बात लिखी हुई है कि जब परागकण झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र पर गिरते हैं यानी कि जब तक इनके पास जान है, जिंदगी है, जी रहे हैं, जिंदा हैं, जब तक इनके पास जीवन है उससे पहले ही ये क्या आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर यदि आवश्यकता होती है, अगर आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, निषेचन कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, निषेचन कर लेते हैं। फिर आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है। तो हमसे एनसीईआरटी पूछ रही है कि आप ही बताइए, ये जो परागकण है तो कुछ तो होंगे परागकण बहुत ही गरीब से, है ना, गरीब से, मरियल से एकदम, यानी कि वो आ रहे हैं गरीब लोगों के यहाँ से, और दूसरे परागकण जो हैं अमीर लोग से आ रहे हैं, खूब खाते पीते घर के हैं। तो जो खाते पीते घर के परागकण हैं तो उनके पास जाहिर सी बात है जीवन क्षमता उनकी ज़्यादा होगी, और जो गरीब वाले परिवार से आ रहे हैं परागकण हमारे, तो उनके पास जीवन क्षमता जो है वो कम दिन की होगी। तो यही एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है कि आपके विचार से जो परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है। तो जाहिर सी बात है हम इसका आंसर देने नहीं वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की आदत है जैसी क्वेश्चन पूछती है तो वैसी आंसर वो दे देती है, तो हमें आंसर भी मिल जाएगा अभी आगे जाके। तो फिर उनने एक और पूछ दिया कि कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है। कौन सा परागकण, ये क्वेश्चन नहीं है, बता रही है एनसीईआरटी, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है। बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो एनसीईआरटी ने बताया, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी है कि ये हमने आपसे पूछा कि कौन सा परागकण कितने समय तक जिंदा रहता है, उसकी जीवन क्षमता क्या रहती है। तो एनसीईआरटी ने बताया, देखिए कि कौन सा परागकण कितने समय तक जिंदा रहेगा, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, यानी कि उसकी जीवन क्षम यानी कि वो जिंदा रहता है, जीवन की क्षमता रहती है उसके पास। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं, बहुत विविधताएं, यानी कि हर एक परागकण, इतने करोड़ों परागकण है इस धरती के ऊपर, हर एक परागकण की जो जीवन क्षमता है वो बहुत ही अलग है हर एक की। तो इसलिए इसमें बहुत विविधता आ गई, डिफरेंट उनकी जीवन क्षमता आ गई। जैसा कि हमने पहले चैप्टर के अंदर में पढ़ा था कि जीवन काल के बारे में, हर एक जीव का जो जीवन काल है वो भी बहुत ही अलग अलग होता है। वैसे यहाँ पर परागकण की भी जो जीवन क्षमता है उसमें भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग किस्म
तरह से उनकी जो क्षमता है वो रहती है। अब ये किस बात पर निर्भर करती है इनकी जीवन क्षमता, तो ये एनसीईआरटी ने बताया कि बहुत हद तक, यानी कि बहुत हद तक यह जो जीवन क्षमता है वो किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो विद्यमान तापमान पे डिपेंड करती है, विद्यमान तापमान पे निर्भर करती है। विद्यमान का मतलब क्या हो गया? विद्यमान का मतलब है आसपास का तापमान, यानी कि आसपास का जो टेम्परेचर है, आसपास का जो तापमान है, ठंडी है या गर्मी है, उस पे डिपेंड करता है कि जीवन क्षमता कितनी होगी परागकण की। और दूसरी किस चीज़ पे निर्भर करता है? आर्द्रता पे निर्भर करता है। किस पे? आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है उमस, कि जैसे हमने मान लीजिए बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है और एकदम पसीना पसीना आ रहा है, या फिर कुछ लोग हैं और एक बंद कमरे में 100 लोगों को ठूस दिया। ठीक है, आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में 100 लोगों को ठूस दिया, पूरी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, पंखा एकदम बंद कर दिया, कोई हवा नहीं जा रही। थोड़ी देर बाद क्या होगा? सबके पसीने निकल आएंगे और एकदम से क्या होगा कि जो अपने आसपास का जो माहौल है ना, उसके अंदर उमस सी आ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा अपन को ऐसे लगने लगेगा कि अपने हाथ में पानी पानी जैसी चीज़ चिपक रही है, तो उसको बोलते हैं उमस, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। यानी कि जब हवा में थोड़ा पानी पानी का एहसास होने लग जाए उसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, उमस जिसको बोलते हैं। तो ये जो परागकण है उसका जो जीवन क्षमता है वो किस पे निर्भर कर रही है? एक तो विद्यमान तापमान पे निर्भर कर रही है, यानी कि उसके आसपास का तापमान कैसा है, और दूसरा निर्भर कर रही है वो आर्द्रता पे। अब जाहिर सी बात है, नीट के अंदर में क्वेश्चन आ जाएगा कि जो परागकण है उसकी जीवन क्षमता निर्भर करती है, ऑप्शन ए वो दे देंगे तापमान पे, ऑप्शन ए बोल देंगे कि विद्यमान तापमान पे, ऑप्शन बी बोल देंगे आर्द्रता पे, ऑप्शन सी बोल देंगे ये दोनों सही हैं, ऊपर के दोनों सही हैं, और ऑप्शन 4 बोल देंगे इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों सही है, आंसर होएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में, कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में, धान मतलब चावल एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत यानी कि रोजेसी, फिर लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी, ये क्या था? गुलाबवत, ये क्या है? रोजेसी, ये क्या है? लेग्यूमिनोसी, तथा सोलेनेसी, क्या है ये? सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण की जीवन क्षमता, परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है, महीनों तक बनी रहती है। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर में 2 एग्जाम्पल दिए हैं। विविधता बताइए ना कि इसमें बहुत विविधता होती है, अलग अलग किस्म की जीवन क्षमता रहती है। तो एनसीईआरटी ने उसी का एग्जाम्पल बताया कि जैसे आप देखेंगे कि कुछ अनाजों में, कुछ जो अनाज हैं हमारे घर पे जो अनाज होते हैं, जैसे कि धान, एग्जाम्पल दिया उन्होंने धान और गेहूँ। धान का मतलब होता है चावल और गेहूँ के अंदर, चावल और गेहूँ के अंदर में क्या खास बात हो रही है कि उनके जो परागकण होते हैं वो अपनी जो जीवन क्षमता है वो बहुत ही जल्दी खो देते हैं। वो क्या कर लेते हैं? बहुत ही जल्दी उनका जीवन जो है वो ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म हो जाता है? कितनी देर में? 30 मिनट के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाता है। 30 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है? वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि 30 मिनट ही वो लोग जिंदा रह पाते हैं। इनका जो परागकण रहता है उसकी जो जीवन क्षमता है वो 30 मिनट तक ही रह पाती है। यानी कि जैसी परागकण बन जाता है और जैसी वो निकलता है तो फिर उसको 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी जो मादा है उससे मिलना पड़ेगा, एकदम टाइम का पाबंद होना पड़ेगा। लेट हो गया तो गया वो काम से। इसलिए हमेशा हमें टाइम पे आना चाहिए। 8:10 पे आ रहे हैं, बताओ, जबकि 8 से पहले आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर परागकण 30 मिनट के अंदर अंदर उसको आना पड़ेगा। किसके परागकण को? एक तो हो गया धान, धान मतलब चावल, चावल, और किसमें? गेहूं, गेहूं में, गेहूं में कितने देर में, इन दोनों में कितने देर में आना चाहिए? जीवन क्षमता कितने देर की होती है? 30 मिनट की होती है। ठीक है, 30 मिनट के बाद वो जनन नहीं कर सकते, तो ये 30 मिनट में ही खो देते हैं। 30 मिनट में ही क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अब दूसरे पौधे बताए गए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में, जिसका नाम है जबकि गुलाबवत। पहला तो ये है गुलाबवत। अब ये जो हम एनसीईआरटी में बताया जा रहा है गुलाबवत, जिसको रोजेसी भी बोलते हैं, ये जो है वो फैमिली का नाम है। ये किसका नाम है? फैमिली का नाम है। जैसे अलग अलग फैमिलीज़ का नाम होता है ना, जैसे अली फैमिली, खान फैमिली, चोपड़ा फैमिली। तो फैमिली के बहुत सारे सदस्य होते हैं, किसी भी फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं ना। ये हम असल में 11th क्लास में पढ़ते हैं, जब हम जो जितने भी जीव हैं इस धरती पे, उनको जब हम बांटते हैं अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, तो हम पढ़ते हैं उसमें बांटने का भी तरीका होता है। वो बांटने के तरीका में एक जो तरीका है, मतलब कि उसमें होती है फैमिली। क्या होती है? फैमिली। जैसे कुत्ते की फैमिली हो गई, बिल्लियों की फैमिली हो गई, हाथियों की फैमिली हो गई, गायों की फैमिली होगी, गधों की फैमिली होगी, बंदरों की फैमिली होगी, और इंसानों की फैमिली हो गई। वैसी पौधों के अंदर में भी गुलाब की फैमिली हो गई ना, गुलाब को रोज़ बोलते हैं, तो रोज़ की फैमिली हो गई। फिर वैसे ही मान लीजिए कि अलग अलग फैमिलीज़ के नाम होते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक फैमिली है, उसका नाम है गुलाबवत। उसका नाम क्या है? गुलाबवत। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जो फैमिली है, इसके जो परिवार के सदस्य हैं वो कौन से होंगे? वो क्या होंगे? गुलाब होंगे। तो जितने भी किस्म के गुलाब हैं वो किस फैमिली के अंदर आते हैं? गुलाबवत के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? गुलाबवत के अंदर आते हैं। हर लाल गुलाब हो, पीला गुलाब हो, नीला गुलाब हो, काला गुलाब हो, कैसा भी गुलाब हो, वो सब किस में आएंगे? गुलाबवत में आएंगे। और गुलाबवत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुलाबवत को इंग्लिश में बोलते हैं रोजेसी फैमिली। रोजेसी फैमिली। तो इसने रोज़ा रखा हुआ है, वैसे टाइप का दिख रहा है। रोज़ बोलते हैं ना, रोज़, ROS, रोज़ देते हैं। तो रोजेसी फैमिली जो है उसकी उसी का नाम है गुलाबवत। दूसरी हमारी फैमिली है, उसका नाम है लासे। लासे नाम है लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, इसके अंदर में क्या आते हैं? लेग्यूम आते हैं, यानी कि जैसे मटर हो गया, तो मटर जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य होता है। उसके बाद है सोतेलनसी, ओ सॉरी, सोलेनेसी, सोतेलन बोल दिया, बताओ। तो ये जो सोतेलनसी फैमिली है, यानी कि सोलेनेसी, तो इसके अंदर में क्या आते हैं? जो हमारा टमाटर है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, बैगन है, तो ये बैगन, टमाटर, ये सब किस में आते हैं? सोलेनेसी के अंदर में आते हैं। इसमें आते हैं सोलेनेसी में। तो अपन ने देख लिया गुलाबवत के अंदर कौन आ रहा है? गुलाब आ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोजेसी। फिर लेग्यूमिनेसी जो होते हैं, लेग्यूम आते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, मटर वगैरह, तो वो आते हैं लेग्यूमिनेसी में। फिर जो सोतेलन सी फैमिली है, यानी कि सोलेनेसी, उसमें आते हैं टमाटर और जो बैगन रहता है, वो सब आते हैं, टमाटर और बैगन। तो ये तो अभी एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, बाद में तो थोड़े अच्छे खासे याद करने होते हैं, ताकि अभी थोड़ा क्लियर रहे। तो इनके जो सदस्य होते हैं, इन फैमिली के जो सदस्य होते हैं, आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जो जीवन क्षमता है, परागकण की जो जीवन क्षमता है, वो कब तक होती है? महीनों तक बनी रहती है। खुशखबरी हो गई भैया ये तो इनकी जो परागकण की जो जीवन क्षमता है, वो इन फैमिलीज में कितनी कितनी रहती है? महीनों तक बनी रहती है। तो कौन सी फैमिली होगी? गुलाबवत, फिर हो गई रोजेस, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी।
इन तीनों फैमिली के अंदर में जो इनकी जीवन क्षमता है वो कब तक बनी रहती है? महीनों तक बनी रहती है। तो इन फैमिलीज़ को याद करने के लिए हम ज़रा सा ट्रिक अपना सकते हैं कि अपन बोल सकते हैं सो ले रोज़, यानी कि कोई आलसी सा है और वो उठ ही नहीं रहा, तो उसको बोल रहे हैं अपन सो ले रोज़। कब तक सो ले? महीनों तक, महीनों तक। यानी कि एक इंसान है, वो है ना रोज़ सोते ही रहता है, और तो अपन तंग आ गए उससे कि यार ये सोए जा रहा है सोए जा रहा है, तो अपन बोल रहे हैं सो ले रोज़ महीनों तक, यानी कि रोज़ सोते रहे महीनों तक, महीनों महीनों सोते ही रहे बस। तो सो ले रोज़ महीनों तक। अब सो से हो जाएगा सोलेनेसी, ले से हो जाएगा लेगुमिनेसी, रोज़ से हो जाएगा रोजेसी फैमिली। तो ये इससे हम याद कर सकते हैं अपनी फैमिली। सो से क्या बोल दिया अपन ने? सो से हो गया सोलेनेसी, सोलेनेसी। सो से हो गया सोलेनेसी, ले से हो गया लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। और रोज से हो गया, पता ही है अपन को, रोजेसी, रोजेसी। और महीनों तक अपन ने क्यों जोड़ा है? महीनों तक का मतलब है कि इनकी जो जीवन क्षमता है, इनके जो परागकण की जीवन क्षमता है वो कब तक रहती है? महीनों तक। तो इससे अपन ये कर सकते हैं सो ले रोज़ महीनों तक, यानी कि सोलेनेसी में, लेगुमिनेसी में, रोजेसी में जीवन क्षमता महीनों तक रहती है। तो इससे अपन को याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य यानी कि शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ बता रहे हैं जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि इसमें कह रहे हैं कि आपने शायद सुना होगा, यानी कि आपने सुना भी हो सकता है, नहीं भी सुना हो सकता है, और मुझे पता है कि आपने नहीं सुना होगा, तो अभी सुन लेते हैं। तो आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए, तो यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो मानव होते हैं यानी कि इंसान लोग, और साथ ही साथ बहुत से जानवर हैं, उनका जो ये वीर्य होता है, उनका क्या होता है? वीर्य होता है, या जिसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। उनका क्या किया जाता है? उनका भंडारण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? भंडारण, यानी कि उनको संभाल के रखा जाता है। जैसे भंडार होता है ना, कि सोने का भंडार हो गया, तिजोरी में रखते हैं, तो तिजोरी में रुपए संभाल के रखते हैं, या फिर खाना संभाल के रखते हैं किचन के अंदर में, तो हम भंडार करके रख रहे हैं। वैसे ही इन चीज़ों का, शुक्राणुओं का और वीर्य का भंडारण किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात थोड़ी क्लियर हुई होगी। अब ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि किसी लेडीज़ के अंदर में उनका जो बच्चा है वो हो नहीं पा रहा होता है, किसी भी रीज़न से उनके अंदर में शरीर की बनावट सही नहीं हो रही होगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही होगी शरीर के अंदर में, कोई डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, या फिर जो शुक्राणु है उनकी कमी की वजह से भी हो सकता है। तो कुछ परेशानी की वजह से ऐसा हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर में, किसी लेडीज़ के अंदर में उनका जो बच्चा है वो हो नहीं पा रहा है। उनका जो गर्भ है, गर्भ का मतलब है कि जो बच्चा होता है ना, गर्भ में धान,
बच्चा पैदा करना, इसको बोलेंगे गर्भाधान। कि जब बच्चा पैदा होता है पेट के अंदर में बढ़ता है वो, उसको बोलते हैं कि वो गर्भाधान हो रहा है। तो किसी किसी का हो नहीं पाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि बाहर से शुक्राणु लेके उस जो फीमेल है उनके शरीर में वो डाला जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के अंदर में कि मान लीजिए ये है नर और ये है मादा, ठीक है। तो नर से निकलते हैं नर युग्मक, नर से निकलते हैं नर युग्मक, और मादा से निकलते हैं, ये जो फीमेल है उनसे निकलते हैं मादा युग्मक, और इससे आया नर युग्मक। फिर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो जब ये मिल जाते हैं तो उससे बनता है जाइगोट। उससे क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है, हमें मालूम है। ये जाइगोट बन गया। फिर ये जाइगोट आगे चल के क्या बन जाता है, ये जाइगोट आगे चल के एक भ्रूण बना लेता है, एक भ्रूण बना लेता है, भ्रूण बना लेता है, और भ्रूण से आगे चल के एक नई संतति बन जाती है। ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि ये जो जाइगोट है और ये जो भ्रूण है, अब ये जो जाइगोट और ये भ्रूण है, ये जब मनुष्य की बात आती है, इंसानों की बात आती है, तो वो ये मादा के शरीर के अंदर में इसका विकास होता है ना। जो औरत होती हैं उनके ही पेट में जो बच्चा है उनका विकास होता है बच्चे का। तो जो औरत रहती हैं, स्त्री रहती हैं, तो उनके पेट में जो यूट्रस होता है, जो गर्भाधानी होती है, जिसके अंदर में बच्चा पनपता है। जैसे इसका डायग्राम मैं बना के बताऊं तो ये यूट्रस रहता है, ये यूट्रस रहता है, और यहाँ पर ये जो भ्रूण है, यहाँ पर आके ये भ्रूण ऐसे लगा रहता है, इस पे लग जाता है, ठीक है। और यहीं से ये बच्चा थोड़े धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है यहाँ पर यूट्रस पे। और ऐसे ही कई जानवरों के अंदर में भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये जो भ्रूण है वो तो लग सकता है, यानी कि स्त्री के अंदर में ये भ्रूण लग सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो नर युग्मक हैं, मादा युग्मक है या नर युग्मक हैं, वो सही तरीके से बन नहीं पा रहे हैं या सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है किसी किसी के अंदर में कि हमें उनको खुद से, ये मादा है, मादा, और ये नर है, इन दोनों में से ये युग्मक निकालते हैं, इन दोनों में से युग्मक निकालते हैं। और एक बहुत ही स्पेशल लैब होती है, उसके अंदर में एक ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर में हम लैब के अंदर ये नर युग्मक और मादा युग्मक निकाल के लैब के अंदर ये क्या रहता है, एक सॉल्यूशन सा रहता है। हाँ, तो लैब के अंदर क्या करते हैं, ये नर युग्मक को और ये मादा युग्मक को लैब के अंदर डाल के ऐसे सिचुएशन बनाते हैं, ऐसी कंडीशन बनाते हैं, लैब के अंदर रख के इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, लैब के अंदर में ये दोनों मिलाते हैं। तो लैब के अंदर ये ट्यूब के अंदर ये नर युग्मक बन जाता है और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और फिर ये जाइगोट को अपन क्या करते हैं, जाइगोट को एक इंजेक्शन जैसी चीज़ से निकालते हैं, इसमें भर लेंगे अपन जाइगोट को। और ये जो जाइगोट अपन ने इंजेक्शन में भरा, वो जाके अपन किस में डाल देंगे, ये मादा के अंदर, जो ये जो इनका गर्भाशय होता है इसके अंदर में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जाइगोट जो पहले मिल नहीं पा रहे थे वो आपस में पहले मिल गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को हम यहाँ पर डाल देंगे तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे चिपक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कृत्रिम गर्भाधान हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, कृत्रिम का मतलब ये होता है कि जब नेचुरली कोई चीज़ नहीं हो पा रही है और हम उसको कोई लैब की मदद से या बाहर लैब के अंदर में कोई चीज़ कर रहे हैं खुद से, यानी कि जो चीज़ अपने आप हो जाती थी, प्रकृति के द्वारा हो जाती थी, उसको अब हम इंसानों द्वारा किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल। जैसे सोना होता है,
सोने के कंगन होते हैं, तो सोने के कंगन पहने हैं तो अपन बोलते हैं कि सोने के कंगन पहने हैं। लेकिन अगर उस कोई लोहे का कंगन है और उसके ऊपर सोने की कवर चढ़ा दिया तो अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पहन के रखा है इनने। तो आर्टिफिशियल क्यों हो गया वो कंगन? क्योंकि अपन ने जो नेचुरल चीज़ थी उसके जैसी चीज़ करी, इंसानों ने करी, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। और आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो हमने कृत्रिम तरीके से, हमने कैसे तरीके से, कृत्रिम तरीके से, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से क्या करवाया, यहाँ पर गर्भाधान कराया, यानी कि गर्भ का धारण करवाया। किसी स्त्री में जो गर्भ होता है उसको करवाया। तो आर्टिफिशियल तरीके से जब हम जाइगोट को किसी स्त्री के या फिर जो मादा जो कोई भी जानवर है उसके अंदर में डालते हैं तो उसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। तो अब यहीं पर ये कहना चाह रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि आपने शायद सुना हो कि जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके लिए जो मानव और बहुत से जो जानवर हैं उनका जो वीर्य होता है, वीर यानी कि शुक्राणु, वीर यानी कि शुक्राणु, यानी कि ये जो नर युग्मक है, ये जो नर युग्मक है और मादा का युग्मक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। वीर्य जब वो शरीर से निकलता है तो थोड़ा वाइट कलर का होता है, तो उसको बोलते हैं वीर्य, या फिर उसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु। तो उस वीर्य में से या शुक्राणु में, शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जिसको बोलते हैं, स्पर्म बोला जाता है जिनको, उनको लिया जाता है और आपस में मिलाया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में, एक ट्यूब के अंदर में मिलाया जाता है। तो यही जो वीर्य हैं जब उनको निकालते हैं अपन, वीर्य या शुक्राणु को निकालते हैं और निकाल के अब मान लीजिए अपन ने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और ये तो लैब के अंदर में चीज़ हो रही है ना, लैब के अंदर में चीज़ होती है, जाहिर सी बात थोड़ी ना है कि ये थोड़ी ना है कि वो हमेशा मिल ही जाएंगे, है ना, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ तो कर नहीं रहे अपन, बहुत ही स्पेशल लैब की कंडीशन होनी चाहिए तब जाके ये मिल पाता है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है कि अपन एक्स्ट्रा निकाल के रखते हैं, एक्स्ट्रा निकाल के रखते हैं और निकाल के है ना उसको एक फ्रिज में रख देते हैं। उसको किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। और फ्रिज में रखने के लिए उसको एक ख़ास चीज़ के अंदर में रखते हैं, वो अभी हमें पता चलेगी। उस लिक्विड के अंदर में रखते हैं, पानी जैसी चीज़ में रखते हैं, तब जाके वो स्टोर रह पाती है। जैसे फ्रिज में सब्जियां रख देते हैं अपन, जो एक्स्ट्रा सब्जी होती है, ताकि बार बार मार्केट ना जाना पड़े, वैसे ही अपन ये बार बार इनको सुई ना लगानी पड़े, इसलिए अपन एक्स्ट्रा निकाल के पहले से फ्रिज में रख देते हैं कि मान लो अगर नहीं मिले ये दोनों आपस में, तो फिर से दोबारा अपन टेस्ट कर सकते हैं, दोबारा इनको मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे ये जो वीर्य निकाले या शुक्राणु निकाले, उनका जो भंडारण किया जाता है, उनका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो जीवन क्षमता उनकी थी, मान लीजिए उनके पास पेट्रोल था 2 किलोमीटर चलने का, यानी कि वो 2 दिन तक जिंदा रह सकते थे शुक्राणु आम तौर पे, लेकिन अब उनको भंडारण करने की वजह से वो अब महीनों तक, सालों तक अपन भंडारण करके रह सकते हैं, यानी कि उनकी जीवन क्षमता बढ़ गई भंडारण करने से। वैसी ही चीज़, इस चीज़ को अपन ने किस में इस्तेमाल किया, पौधों के अंदर में इस्तेमाल किया। ये जो सेम चीज़ थी कि अरे हमने देखा कि अरे कोई चीज़ है, शुक्राणु है, उसकी जीवन क्षमता सिर्फ 2 दिन होती है, लेकिन अगर हम उसको भंडारण करके रखें, फ्रिज में संभाल के रखें, तो क्या होगा, उसकी जीवन क्षमता अपन सालों साल तक बढ़ा सकते हैं। सालों साल बाद भी अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चीज़ की 2 दिन थी जीवन क्षमता, अब अपन उसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ हमने क्या करी, वैसी चीज़ पौधों के अंदर में भी करी। तो वही चीज़ अब आगे अपन पढ़ रहे हैं कि बहुत से प्रजाति के पराग कणों को द्रव्य नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। तो यानी कि वैसे ही हमने क्या किया, जो पौधे होते हैं, ये पौधे हैं, ये स्त्री केसर है और ये पुंकेसर है। पुंकेसर में से ये जो परागकण हैं, परागकण होते हैं ना,
ये परागकण है, इसको अब हमने संभाल के भंडारण करके रखने लग गए, ताकि कोई भी स्त्री केसर होएगी उसके ऊपर अपन इसको छिड़क सकें, तो ये जाके क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। तो ये पराग कणों का भंडारण अपन करने लग गए। किसको देख के करने लग गए? जो मनुष्य में अपन भंडारण कर रहे थे उसी को देख के अपन पौधों में भंडारण करने लग गए। किनका? पराग कणों का भंडारण करने लग गए। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, इसको फ्रिज में तो रखते हैं अपन, एक किसी खास चीज़ के अंदर रखते हैं। वो खास चीज़ क्या होती है? एक लिक्विड नाइट्रोजन होती है। यानी कि मान लीजिए ये थोड़ी सी बॉटल जैसी है और इसके अंदर में एक नीली कलर की ये चीज़ बना रहा हूँ, पानी जैसी चीज़, ठीक है। और ये बहुत ठंडी होती है, तो इस चीज़ को बोलेंगे अपन लिक्विड नाइट्रोजन। इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन। जैसे हमने सुना होगा ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वैसी नाइट्रोजन गैस होती है। हमारे जो वातावरण है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिस गैस का होता है वो नाइट्रोजन ही होती है, ठीक है। नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं, और क्योंकि वो दो मिलके रहते हैं मॉलिक्यूल, उसके जो अणु रहते हैं, ये जो अणु रहते हैं वो आपस में दो एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको N2 लिखा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये लिक्विड होती है, यानी कि पानी जैसा होता है, तरल जैसे लिक्विड होता है ना, कोई भी पानी जैसी चीज़ बह सकती है उसको लिक्विड बोलते हैं। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन है। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है वो अपन को याद करना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक तो है माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सी से सेल्सियस। तो ये जो -196 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड नाइट्रोजन है, इसके अंदर में हम पराग कणों को डाल के रखते हैं। अब इतना यहाँ पर बात ध्यान में देने की वाली क्या बात है, इतना कम तापमान है, ये इतना कम तापमान है। यानी कि हमने सुना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस होती है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जैसे मान लीजिए हिमालय होगा तो वहाँ पर बर्फ़ जम रही होती है, तो उधर पे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम का तापमान होता है। मान लीजिए -24 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, तो एकदम बर्फ़ जम जाती है, 0 डिग्री पे ही बर्फ़ जमने लग जाती है। और माइनस का हो गया तो मान लीजिए क्या होगा हमारा, कि जो पीने का पानी भी है वो भी जम रहा है ना, एकदम ठिठुरने वाली ठंडी पड़ती है, कप कप आ जाए जिसमें। तो माइनस में वहाँ पर टेम्परेचर होता है -24 डिग्री, -30 डिग्री पे रहते हैं वो लोग। अब सोचिए -24 भी नहीं है, -50 भी नहीं है, -100 भी नहीं है, -150 भी नहीं है, -196 है, -196। यानी कि इतना ठंडा है ये, इतना ठंडा है कि अगर कोई भी चीज़ इसको डालो इसके अंदर, कोई भी चीज़ अगर अपन लिक्विड नाइट्रोजन इतने ठंडे वाले में डाल दें तो वो इतनी जल्दी जम जाएगी कि वो मर ही नहीं पाएगी, इतना ठंडी हो जाएगी। यानी कि उसकी सारी जो गतिविधि है, सारी अंदर की चीज़ें हैं, सारी भी जो रिएक्शन है वो एकदम रुक जाएंगी, इतना ठंडा है। सारी रिएक्शन ऐसे हो जाएगा कि जम गई, ठीक है। यानी कि वो मर ही नहीं पाएगा, उसके अंदर में मरने से पहले ही वो जम जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि मान लो यहाँ पर बहुत ही टीवी के अंदर में भी दिखाते हैं कि मेंढक है, मेंढक को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया ना तो क्या हो जाता है कि वो मरने से पहले ही जम जाता है। यानी कि मरने से पहले उसकी आइसक्रीम जम गई, फिर उसको अगर धूप में रखे तो वापस से मेंढक जिंदा हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इतना ठंडा होता है ये। वैसे तो इसी के अंदर में क्या करते हैं, हम परागकण को रख देते हैं, तो वो मरने से पहले ही, उसकी जीवन क्षमता ख़त्म होने से पहले ही वो क्या हो जाता है, जम जाता है। अब अपन इसको क्या करेंगे, 1 साल बाद निकालेंगे या फिर 2 साल बाद, जब भी अपन को ज़रूरत पड़ेगी। जो परागकण की जीवन क्षमता कितनी थी, कुछ 30 मिनट थी, अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पर 30 मिनट थी। अनाज के अंदर जो धान और गेहूँ थी जिसकी 30 मिनट थी, अब अपन उसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे हमने पढ़ा था लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, उसमें कुछ महीनों तक थी, इसको भी अपन 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते। तो किस में रखते हैं अपन, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये 9 है, 9 को उल्टा करेंगे तो 6 दिखने लगता है, और इसके आगे एक डंडी लगा दी और माइनस का साइन, तो 196 डिग्री सेल्सियस में अपन रखते हैं इसको। तो यहीं पर ये लिखा है कि बहुत से प्रजाति के परागकणों को जो द्रव नाइट्रोजन होती है, द्रव मतलब लिक्विड पानी जैसी नाइट्रोजन,
जो होती है, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस। ये देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, नीट में आया था। तो इसमें रख के हम कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है, यानी कि उसको संभाल के रखना संभव है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे क्या है, इस प्रकार से जो भंडारित पराग है उसका प्रयोग बीज भंडार यानी कि बीज बैंक की भांति पराग भंडारों यानी कि पराग बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में रख के जो भंडारित जो परागकण है उसका प्रयोग अपन किस में कर सकते हैं, बीज भंडार जो होता है, यानी कि बीजों को भी ऐसे रखा जाता है। जो बीज होते हैं ना, जैसे सेब खाया अपन ने, उसमें से बीज निकलता है, उसको भी अपन क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के रख देते हैं। तो बीजों को भी 1-1 साल तक अपन स्टोर करके भंडार करके रख सकते हैं। तो जहाँ पर अपन इसको स्टोर करके रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बीज भंडार, यानी कि उसको बोलते हैं बीज का बैंक। वैसी परागकण को भंडार करके रखेंगे, भंडार करके रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पराग भंडार या पराग का बैंक। तो अपना बैंक होता है जहाँ से रुपए निकालते हैं, वहाँ बैंक में पैसे जमा होते हैं, वैसे यहाँ पर पराग बैंक में पराग जमा होते हैं। तो बीज बैंक की जैसे ही, कहाँ चला गया, बीज बैंक की जैसे, बीज भंडार के जैसे अपन क्या कर सकते हैं, पराग का भंडार कर सकते हैं, पराग बैंक बना देते हैं, पराग बैंक में जमा कर देते हैं। और इसको किस में इस्तेमाल करते हैं, फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जा सकता है, फसल प्रजनन कार्यक्रम में। फसल प्रजनन कार्यक्रम का क्या मतलब होता है कि फसल का मतलब क्या हुआ, जो हम खेती करते हैं, और प्रजनन मतलब जनन करवाना। तो जो नए नए किस्म के पौधे उगाते हैं, जैसे अपन को मान लो मूली चाहिए, गाजर चाहिए, कुछ तो भी चाहिए, कोई सा भी पौधा चाहिए, तो उस अपन क्या करेंगे, ये लिक्विड नाइट्रोजन में से इसका परागकण निकालेंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो जाइगोट बन जाएगा, उससे भ्रूण बन जाएगा और वही फसल बन के तैयार हो जाएगी। तो जो फसल उगाने का जो कार्यक्रम होता है मनुष्य द्वारा, तो उसको बोलते हैं फसल प्रजनन कार्यक्रम, यानी कि फसल उगाने के कार्यक्रम में हम कर सकते हैं, नई नई किस्म की फसल अपन बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की फसल बना सकते हैं। तो ये हो गया बीज पराग भंडारण के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो जीवन क्षमता है वो कितनी कितनी होती है, और फिर इसको अपन भंडारण करके रख सकते हैं, जिसको पराग का भंडार कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। और इसको किस में करके रखते हैं, स्टोर, लिक्विड द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।